हर किसी को ट्रॉमा हो गया है। ये सेंटेंस हमने बहुत दफ़ा सुना है और ये अब बहुत एक कॉमन इशू भी बन गया है कि यार इतना भी क्या ट्रॉमा हो गया, जिसको देखो ट्रॉमा ट्रॉमा करता रहता है। सो हम बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करेंगे आज के पॉडकास्ट में कि हमें ट्रॉमा का वर्ड सुन के इरिटेशन क्यों होती है और क्या ये वाकई में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रॉमा एक्चुअली है क्या, ट्रॉमा रिस्पॉन्स कितनी तरह के होते हैं, ट्रॉमा का हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है, और ऑटो इम्यून डिजीजेज और लाइक डिफरेंट इश्यूज जो हम स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जनरेट करती है। सो we are going to discuss trauma in detail with the CEO and founder of TRWC, Trauma Release and Wellness Center. Ali is here with us, and he's also an internationally certified addiction professional with expertise in trauma-informed therapy. Podcast बहुत interesting होने वाला है, बहुत insightful होने वाला है, तो पूरा देखिएगा. Thank you so much on for coming in today. और आज मैंने आपसे TRWC के बारे में सारा कुछ पूछना है, how you founded it and what was your journey. Trauma informed therapy के बारे में बात करेंगे, TREs के बारे में बात करेंगे, trauma release exercises के होती क्या हैं. लेकिन उससे पहले एक ज़्यादा pressing matter है. लोग ये कह रहे हैं, and I want to know how you feel about this, कि लोग ये कह रहे हैं कि trauma का word बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. हर छोटी चीज ट्रॉमा हो गई है, बच्चे मजाक कर रहे हैं, तुमने मुझे ट्रॉमा कर दिया, मैं ट्रॉमाटाइज हो गया, एंड दे आर वरीड अबाउट इट, दे आर इरिटेटेड. हाउ डू यू लुक एट इट? डू यू थिंक कि ट्रॉमा का वर्ड ओवरयूज हो रहा है एंड शुड वी बी लाइक वरीड अबाउट इट? मेरे नज़रिए में लोग वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो उनको हेल्प करता है उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए. इट्स अ वोकैबुलरी थिंग. यानी ये एक मसला, यानी कि ट्रॉमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत नहीं है, क्योंकि जो उनके पास अभी वो ज़बान है वो इसी चीज़ पे वो उनको जेन्युइन है, वो कि उनको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे वाकई में जो मेरे साथ हुआ है वो ट्रॉमा है, या जो मेरे साथ हुआ है वो गलत है, या जो मेरे साथ हुआ है वो स्ट्रेसफुल है, जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत मेरे लिए भारी था, ओवरवेलमिंग था, परेशान था, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया, मुझे परेशानी दी. लेकिन लोगों के पास ये दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल करना नॉर्मलाइज नहीं है, राइट? जो हम लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे दिमाग के वो हिस्से जो लफ्ज़ और लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, सही है, वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लफ्ज़ों को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जो इसकी बारीकियों तक जाए और असली मसला मुझे बता सके. लेकिन जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मेरी ईजीएस्ट क्लोजेस्ट तरीका है मेरे उस एक्सपीरियंस को डिफाइन करने का, ट्रॉमा है. ओके, सो दैट्स हाउ आई सी इट. आई थिंक knowing that मैंने इस चीज़ को इस तरह देखा है कि यार अगर आप ट्रॉमा इस्तेमाल कर रहे हो एज अ लफ्ज़, आप उसको गूगल करोगे. जब आप उसको गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि असली में होता क्या है. फिर जब आपको पता चलेगा कि असली में होता क्या है तो आप उसका हल ढूंढ सकते हो. फिर आपको पता चलेगा कि ट्रॉमा सिर्फ वर्बल नहीं होता, नॉन वर्बल भी होता है, राइट? और वहाँ से जिस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जब आप इन चीज़ों को हल करना शुरू करते हो तो आपको उम्मीद दिखती है, राइट? सो आई डोंट माइंड people using the word, overusing the word. I don't mind people kind of getting frustrated by it. Both are absolutely appropriate. ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो जायज़ है, क्योंकि जब आप उसको ओवर यूज करते हो तो जिन लोगों को जो सामने खड़े हुए होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब क्या करें हम लोग, राइट? आपने तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, हमारा मकसद तो आपको ट्रॉमा देना नहीं था, लेकिन अब जब आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया तो हम परेशान हो गए कि अब हम क्या करें. और जो सामने वाला शख्स जो बोल रहा है उसको, क्योंकि वो ज़बान नहीं है कि और किस तरह अपने मसलों को डिफाइन करे, तो वो एक ही तरीके से अपने ज़बान को बता सकता है. तो आई अंडरस्टैंड कि दोनों साइड पे वो मुश्किलात हैं, and I feel कि it's better for that to be in the mainstream and इसके बारे में बात हो ताकि हल निकल सके और उम्मीद आ सके, बनिस्बत which is trauma. Full stop. जो स्टिग्मा था ट्रॉमा की, कि अब बात ही नहीं हो रही थी. The only, I think, I won't say concern, but मैं ये सोच रही होती हूँ कि I don't feel irritated, and especially अच्छा मेरा, क्योंकि there is like certain soft corner for Gen Z, and I really appreciate the kind of language they use, and they stand up for themselves. Or so I don't like carry that kind of irritation. लेकिन एक चीज मैं अक्सर ये सोच रही होती हूँ कि जब हम when we're joking about it or we're just talking very casually about it, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने मुल्क में अभी तक जो सीरियसनेस है मेंटल हेल्थ की वो स्टैब्लिश नहीं की है. सो अभी हमने अवेयरनेस स्टैब्लिश नहीं की है कि how serious it is, how important it is to understand trauma and to talk about mental health. और वहां पर अगर वो कैजुअली आ रहा है, so somehow I feel कि
के कैजुअली यूज होने में इस वर्ड के देयर इज सम नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू द होल पिक्चर. I mean, there will always be outliers. मतलब ऐसा होगा 100% कि can you imagine? मैंने अपने सेंटर का नाम ट्रॉमा रिलीज एंड वेलनेस सेंटर रखा है. I want this conversation to be in the mainstream, right? I don't want to shy away from the conversation. I've met people जिन्होंने ये use loves को overuse किया, and I've also met people जो इस love से मतलब डरते हैं, right? और हकीकत ये है कि जो लोग क्योंकि लोग वो करेंगे जो उनको लगता है सही है. I really can't I would not be able to comment on कि वो किस तरह कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है. right? वो कर रहा है जो वो कर सकता है, right? Which is a big thing. अगर वो अपने आप को अपने ड्रामा लव्स फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रॉमा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है अपने मुश्किल को कोप करने के लिए, humor is a good defense mechanism. It means that they're trying to cope, right? I understand it might be messing up with my mission. It might be messing up with what I'm trying to do, but I know that I have the capacity to bring this message across. right? कि मैं कोशिश कर सकता हूँ कि भले वो शायद उसको अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ओवर यूज कर रहा है, जिसको हम डिसेंसिटाइजेशन भी बोलते हैं. लेकिन उसकी कोशिश है कि वो उसको मैनेज करे किसी तरीके से, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, अपने दर्द को समझ रहा है. तो ये मेरा नजरिया ये इन चीजों के बारे में कि इंसान वही करता है जो उसके रिसोर्सेज के अंदर हो, जो उसके काबिलियत के अंदर हो, राइट? कहीं से भी वो अपने मुश्किलों को ही डील करने की कोशिश कर रहा है. there was this thing that the human body is designed to survive. That's all it wants to do, survival, right? And considering पाकिस्तान के अंदर कितना trauma, stress, overwhelm, frustration, fatigue है, survival is like top priority for so many people. So I do feel that people try, whether they are overusing it or whether they're still afraid of it, they're just trying to manage. Yeah. That's what it is. From my opinion, I really see it as just people trying to manage. Can it be something that you might be repressing subconsciously and it's just coming out a lot? Yes. If I overuse, right, I am trying to desensitize it. Yeah. Right? I am trying to make it not into a big deal, or I'm trying to protect myself from other people. You're giving me a trauma, इसका मतलब है आप मुझसे थोड़ा दूर रहो. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप मुझे ओवरवेलम कर रहे हो, क्योंकि वो मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है या इमोशनल अवेयरनेस नहीं है. लेकिन जो मैंने सुना है लोगों ने इस्तेमाल किया है, जो काम किया है दूसरों के लिए, वो ये है कि यार मुझे आप ट्रॉमा दे रहे हो या आप मेरे वो ट्रॉमा को इवोक कर रहे हो. So, मैं आपको ये नहीं बोल सकूंगा कि आप जो है वो अपने मुझे स्पेस दो, मुझे बाउंड्री दो, मुझे जो है वो थोड़ा सा दूर, अपने आप को थोड़ा सा दूर रखो. लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मुझे ट्रॉमा हो रहा है. मकसद वही है, आउटकम वही है, लेकिन जो मेरी कैपेसिटी के अंदर होगा वो मैं कर पाऊंगा. Absolutely. Right? So that's what I try to see, and I try to find these things. इससे क्या होता है कि वो फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जो है ना कि अच्छा बुरा गलत सही, because this work is hard. Yeah. Talking about trauma is difficult because people want to heal. Every body is designed to homeostasis, right? कि वो चाहता है कि वो उस मुकाम पे पहुंचे जहाँ उसको सुकून मिले, जहाँ उसको ठंडक मिले, उसको एक सेंस ऑफ ब्रीदिंग मिले. लेकिन वो इतना मुश्किल है क्योंकि कभी कभी बॉडी को खुद आदत नहीं है उस चीज पे रहने की. True. और also I was thinking when you said कि like जब हम रिप्रेस करने की भी बात कर रहे थे कि जब आप इरिटेट हो रहे हैं किसी के ट्रॉमा का वर्ड यूज करने पे and you don't like it and you don't appreciate it and you are just so it also says something. Yeah, I wanted, for example, I want to get this work done. So yeah, I'm a head of an organization. I want to get this work done. So yeah, अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरे consequences है, मेरे sort of like outcomes है. So yeah, अब मैं सामने वाला शख्स, जब मैं उससे अपना काम करवाने के चक्कर में बात कर रहा हूँ, सामने वाला शख्स आके मुझे बोलता है कि भाई आप मेरा ट्रॉमा ट्रिगर कर रहे हो. अब मेरा गुस्सा, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा इरिटेशन जायज है, राइट? लेकिन अब हमें वो सोशल क्यूज क्या है, अब मैं इस सिचुएशन को किस तरह डील करूँ जब सामने वाले शख्स ने एक स्टेटमेंट इस तरह का बोल दिया और मेरा अपना रिलेशनशिप है स्टेटमेंट के साथ. ट्रॉमा, मैं तो आपको कभी तंग नहीं करना चाहूंगा, मैं तो अपना काम करवा रहा था, मैं तो आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा. तो जब आप ये बोल रहे हो कि आपका ट्रॉमा ट्रिगर हो रहा है, तो मैं अपने बारे में क्या मायना दे रहा हूँ, राइट? मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं तो ऐसा शख्स नहीं हूँ, तो मुझे डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, राइट? तो यहाँ पे भी एक ट्रबल आता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो अपना काम करवाना है और मुझे आपको तो परेशान भी नहीं करना है. अब मैं फंस गया,
अब मुझे गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, जो मेरी आदतें होंगी उस तरीके से मैं डील करूंगा। अब फॉर एग्जांपल मेरी अगर आदत होगी चुप हो जाना, बात नहीं करना, तो मैं चुप हो जाऊंगा, बात नहीं करूंगा। अगर मेरा फ्लाइट होगा तो मैं भाग जाऊंगा, मैं किसी को बोलूंगा कि भाई इस बंदे से बात करो, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। या फाइट, मैं लड़ूंगा, आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे आपको ट्रॉमा मैंने दिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो आप सब conflict, absolutely, yes. right? And so it is a knowledge problem. मेरे ख्याल से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, इंशाल्लाह इस कॉन्वर्सेशन का मकसद इस कि लोगों को वो पता चले कि यार ये हो क्या रहा है असली में, असली में ट्रॉमा क्या होता है, असली में ये कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या है, और किस तरह इन चीजों से निकलना है, ताकि जिनको ये मसले जेन्युइनली अपनी जिंदगी में आ रहे हैं उनके पास वो नेक्स्ट स्टेप पता हो कि अच्छा यार ये असली में ये हो रहा है, इससे निकलने के लिए ये करना है। So I think that would be the right time to ask असली में trauma क्या है? How would you define it? Are there any types and trauma responses, like basic stuff? What is it? Basically आपके बॉडी में एक चीज है, इसका नाम है नर्वस सिस्टम। सही है, वो आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉलम और आपके वो शाखें होती हैं, वो बायोलॉजी में होता है। वो नर्वस सिस्टम जो है, सही है, वो आपके मूवमेंट और आपके बॉडी के इंटरनल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करता है। जब किसी को स्ट्रेस होता है तो वो नर्वस सिस्टम लाइट अप करता है। अगर वो स्ट्रेस मेरे बॉडी डील कर सकता है, यानी कि उसके अंदर, उस नर्वस सिस्टम के अंदर इतनी बैंडविड्थ हो कि वो उसको मैनेज कर सकता है, मैं उस स्ट्रेस से आगे निकल सकता हूँ। मैं उसको डील कर लूंगा थ्रू फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। या तो मैं लड़ूंगा, या मैं भागूंगा, या मैं बेबस महसूस करूंगा। किसी भी एक्शन से मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूँ। अगर मेरा स्ट्रेस मुस्तकिल रहा है, मतलब प्रीनेटली से, यानी कि पेट से अभी तक अगर वो मुस्तकिल रहा है, तो उसका मेरे नर्वस सिस्टम पे लंबा असर पड़ता है। मेरे नर्वस सिस्टम, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्तकिल वर्कआउट कर रहे हो, कभी ना कभी होगा कि आपका हाथ पाँव थक जाएगा और आप उसको वर्कआउट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली एक वक्त आता है जब आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है, तब आपके बॉडी के अंदर ट्रॉमेटिक सिम्टम्स होते हैं। आपका जो इवेंट होता है जिससे वो थकन आई, वो ट्रॉमेटिक होता है। सही है, और ट्रॉमा वो होता है जो आपके बॉडी में उसके असरात रह जाते हैं। सही है, ट्रॉमा हैज नथिंग टू डू विद द इवेंट इटसेल्फ, दैट वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। द स्ट्रेस दैट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, दैट इज ट्रॉमा। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट इटसेल्फ वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। लेकिन जब भी मैं गाड़ी देखता हूँ तो मेरी दिल की जो धड़कन तेज होने लगती है। जब भी मेरा मुस्तकिल जो दिमाग गौर कर रहा होता है कि कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही, राइट? ये जो सारे चेंजेस मेरे नर्वस सिस्टम के अंदर हुए हैं, इनको हम ट्रॉमेटिक सिम्टम्स बोलते हैं। सही है, जो PTSD और इन सब चीजों से भी डिफाइन किए जाते हैं। चाहिए। And do we have like categories? क्या trauma की types होती है? And I'll tell you why I'm asking this. क्योंकि हम अक्सर जो है वो quantify करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि you know कि असल trauma तो वो है, तुम्हें तो कुछ नहीं है, वो trauma ज्यादा बड़ा है, जो तुम्हें हो रहा है ये कुछ नहीं है। So do we have types? Can we quantify it? So again आपने देखा कि किस तरह ट्रॉमा के जो नेचुरल ज़बानें होती हैं वो कहानी के ऊपर होती हैं। यानी कि आप अपनी असल ट्रॉमा तो वो है, यानी कि वो से मुराद वो कहानी। मेरी जो कहानी है वो ट्रॉमा नहीं है। तो जब तक हम उस जबान को कहानी के ऊपर दे रहे हैं, हम जज कर रहे हैं, राइट? हकीकत में मैं अगर 10 लोगों को सामने खड़ा करूं और 10 लोगों का सेम कार एक्सीडेंट होगा, 10 लोगों के ट्रॉमेटिक सिम्टम्स अलग होंगे। सही है, और उसकी मेन वजह ये है क्योंकि 10 लोगों की जो जिंदगियां हैं, यानी कि उनकी नर्वस सिस्टम जिन जिन चीजों से गुजरे हुए हैं वो अलग है। यानी कि प्री नेटली से अब तक उस कार एक्सीडेंट से पहले उसने परेशानियां देखी होंगी, उसके फैमिली में फाइनेंशियल ट्रबल होगा, उसने जो है वो फॉर एग्जांपल घर में लड़ाइयाँ देखी हैं, या उसने जो है वो बहुत ज़्यादा घर शिफ्ट किया है। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, जो हमें काबिलियत देते हैं कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, राइट? तो हमारा जो जिस मकसद से हम कंपेयर करते हैं कि मेरा ट्रॉमा ये था, तुम्हारा ट्रॉमा ये है, वो मेन वजह मेरे नजरिए में वो मेन वजह ये है कि हम या तो चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं या अपने हम अपने डिस्कम्फर्ट से निकलना चाहते हैं। यानी कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि भाई ये ट्रॉमा तो नहीं है, वो ट्रॉमा था, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आपके इस स्टक होने से परेशानी हो रही है, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इसी वक्त निकलो, आप अपनी सोच को बदलो। So क्या
मतलब हम जब when we are looking at two people, Yeah. ठीक है, and we are drawing comparison, और हम Yeah. बहुत ज़्यादा we are not coming from a very trauma informed place, Yes. let's say. Yes. So let's say कि a person who is, let's say, in the middle of war, Yes. and maybe like Yes. currently in the middle of ethnic cleansing, Yeah. and Yeah. they're scared for Yes. life, and Yes. that is going on. Yes. और somehow हम लोग एज अ सोसाइटी ये बात मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे कि उसका नर्वस सिस्टम जो सिम्टम्स डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं क्लोजली यहाँ पर बैठ के वेयर देयर इज नो एथनिक क्लेंजिंग, वेयर आई एम नॉट इन द मिडल ऑफ वॉर, वेयर आई एम इन माई होम एंड सपोजिटली इन अ मच बेटर सिचुएशन, तो मेरा नर्वस सिस्टम भी एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स या like a trauma response कर सकता है. Like what do you think कि मतलब रेजिस्टेंस क्या है इसको एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि हम लोग ने ये क्योंकि हम लोग ने अपने जिस्म को भूल गए. हमारे जितने भी कॉन्वर्जेशंस होते हैं वो जहनी तौर पे होते हैं. हम लोग इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशंस करते हैं. हम ये बिकॉज हमारे ओवरऑल कॉन्वर्जेशंस के अंदर जो जिस्म की काबिलियत होती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं. यानी कि कोई भी बायोलॉजी ये नहीं पढ़ाता कि यार जिस्म का स्ट्रेस और ट्रॉमा पढ़ा होगा कि यार स्ट्रेस होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसमें एक सिस्टम सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक होता है. वो बायोलॉजी में पढ़ा के एग्जाम देके भूल गए. है कि हमारा जिस्म हमारे बॉडी के साथ मुस्तकिल काम कर रहा होता है, लेकिन वो मालूमात ही नहीं है हम लोगों को नेचुरली, क्योंकि हम लोग उस इंफॉर्मेशन से दूर हैं या वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती. साइकोलॉजी में खुद नहीं पढ़ाई जाती ये सब चीज़ें. अब जाके जब रिसर्च इतना बड़ा है कि जब आपको पता चलता है कि बॉडी स्कैन्स हुए, ब्रेन स्कैन्स हुए, आपने अपने नर्वस सिस्टम को स्कैन किया तो आपको पता चला कि अच्छा आपका जो जिस्म है, नर्वस सिस्टम है, आपके जो ऑटो इम्यून इश्यूज हैं वो आपके नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड है वो आपके इन्वायरमेंट को रीड कर रहे होते हैं मुस्तकिल. यानी कि आपका बॉडी के अंदर मसल मेमोरी होती है, राइट, और आपके जो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आपके मसल मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं. यानी कि आप बात जितना भी कर लो लेकिन कभी कभी आपकी आदतें नहीं बदलेंगी. आई कैन हैव ऑल द अवेयरनेस दैट कोई नशा मेरे लिए बुरा है या कोई चीज मेरे लिए बुरी चीज है, लेकिन मैं उसको छोड़ने में मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ. You know, when you're talking about muscle memory, so is it something that I don't know what might have happened to me, I don't remember, but my body remembers. Yes. And I think the question is, and I think for the audience, and there's like बहुत सारी और इस तरह के opinions मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि जो कि हम सुनते रहते हैं, and of course like it can be misinformation as well, and that's why I'm asking it. Does it benefit me? Does knowing कि मेरी body को वो सब पता है जो मुझे याद भी नहीं है, and listening to that and going back to it and knowing something that I don't remember, how does it benefit me? So मैंने 10 साल काम किया है, सही है, पिछले 4 साल से स्पेसिफिकली ट्रॉमा वर्क के साथ काम किया है. आपका बॉडी वही याद कर पाएगा जो उसके लिए जो जिस चीज़ के लिए वो तैयार है. यानी कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है और वो मेमोरी किसी वजह से नहीं है अवेलेबल, तो वो इसका मतलब है कि वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपका बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. जिस वक्त आपके पास वो रिसोर्सेज आ जाते हैं, सही है, तो वो मेमोरी खुद ब खुद सामने आती है. भले आपको यकीन ना हो कि आपके पास वो रिसोर्सेज है, लेकिन वो आएगा तभी जब आपके बॉडी को ये यकीन होगा कि आप उसको मैनेज कर सकते हो. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी वो विजुअल, बिकॉज मेमोरी के 4 हिस्से होते हैं, तो विजुअल मेमोरी नहीं आती, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि हुआ क्या, लेकिन मेरे जिस्म में मुझे फील हो रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो है. तो आप जिस्म की जो फीलिंग है उसको भी काम कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं. और जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप उस फीलिंग के पीछे उसको हील करने जाते हो तो वो इमोशन वो मेमोरी आ जाती है, वो तस्वीर आ जाती है, एंड उससे आप इन चीजों से निकल सकते हो. आपका बॉडी मुस्तकिल काम कर रहा है आपको जिंदा रखने के लिए, मुस्तकिल. आप कमरे में आओ, सबसे पहले वो कमरा स्कैन करेगा, राइट, कि यार कोई मतलब सेफ्टी का ऑब्जेक्ट कौन सा है, कोई अनसेफ ऑब्जेक्ट कौन सा है. अच्छा, ये शख्स की तो मुझे उससे याद आ रही है, तो मुझे थोड़ा सा मुझे गार्डेड रहना होगा, या नहीं आ रही, जो भी है, ये मुस्तकिल कर रहा होता है. जहनी तौर पे नहीं कर रहा होता है, यानी कि शऊरी तौर पे नहीं कर रहा होता है, पूरा लाशऊरी तौर पे कर रहा होता है. उसका मकसद क्या है? हमें परेशान करना नहीं है, हमें अवेयर रखना है कि हम कहीं दोबारा उस मसलों में नहीं फंस जाए. You know? और मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग आई डोंट नो, हम अपने बॉडी रिस्पॉन्स को बहुत ज्यादा नोट नहीं करते. Like listening to the body is different, but we don't even notice कि यार मुझे क्या हो रहा है. Like you said, when you enter a room and there are like कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपको अगर नहीं इसके साथ नहीं मैंने बैठना, ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है, मैंने इसके साथ बैठना है, and you're just not noticing what you are doing. No, क्योंकि इतनी तेज चीजें हो रही होती है. हम लोग
ट्रॉमा का एक चीज होती है ट्रॉमा ब्रेन, यानी कि जिस शख्स ने स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरा है तो उसके दिमाग में क्या असरात आते हैं, उसके नर्वस सिस्टम में क्या असरात आते हैं. वन ऑफ द मेन थिंग्स इज कि हमारा दिमाग और बॉडी के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसको डिसोसिएशन भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि दिमाग की जबान इज लाइक वर्ड्स, यानी कि मेरा दिमाग, मेरी सोच जिस अपनी इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करेगी थ्रू लैंग्वेज, यानी कि मैं लफ्जों के थ्रू चीजों को डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ. मेरा जिस्म डिस्क्राइब करेगा थ्रू फीलिंग, राइट. मैं इस चीज के बारे में महसूस क्या करता हूँ. कभी कभी क्या होता है कि मुझे लफ्जों के बारे में मालूमात दी जाती है कि अच्छा ये इस तरह बोलना चाहिए, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फीलिंग्स को यूजुअली बोला जाता है दबाओ. Don't be angry, don't be sad, don't be afraid, don't be surprised, be calm, be safe, make sure अपने जज्बातों को दबाओ. इससे आपका अपने बॉडी के साथ जो है वो बॉडी के सेंसेशंस के साथ डिस्कनेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो माइंडफुलनेस पढ़ाते हैं. बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बोलते हैं कि ओके इमोशनल लैंग्वेज के बारे में पढ़ाते हैं. वो करिकुलम आ गया है स्कूल्स के अंदर, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, कि हम लोग बच्चों को बताएं कि जज्बात बुरे नहीं है, राइट. कितने लोग अडल्ट्स हो गए हैं इस डिस्कनेक्ट की वजह से, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ जहनी तौर पे चीज़ों को समझते हैं, जिस्मानी तौर पे चीज़ों को नहीं समझते हैं, और ट्रॉमा जिस्म में स्टोर होता है. Wow, I can like imagine some of the responses to this conversation जो अभी तक हमने की है, क्योंकि जब भी हम मेंटल हेल्थ के ऊपर, अभी रिसेंटली भी मैंने जनरेशनल ट्रॉमा के ऊपर there was just something I talked about it, और obviously अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, and while a lot of people are receptive to it, Yes. so people want to know क्योंकि it makes sense ना. अब मैं भी कुछ देख रही हूँ कि पॉडकास्ट देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ या कुछ हो रहा है, तो मुझे कहा yeah this makes sense, you know. So but उसमें ना एक लोगों का एक सर्टेन रिस्पॉन्स ये भी होता है, हमें कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, ये हर कोई ट्रॉमाटाइज क्यों हो गया है, आप इतने ट्रॉमाटाइज क्यों हो गए, जिसको देखो वो उसका ट्रॉमा है. एंड आई मीन मेरा दिमाग इस बात को रिजेक्ट करता है बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट अग्री, बट नाउ आई वुड वांट टू एक्सप्लोर दिस एंड अंडरस्टैंड दिस के ओके. So let's just ask. So I'm just going to ask, are we all traumatized? Is trauma the new normal? So जब हम लोग इसको इस तरह लैंग्वेज करते हैं ना, तो हम लोग इम्प्लाई कर रहे हैं कि ट्रॉमाटाइज इज लाइक अ डायग्नोसिस. ट्रॉमाटाइज कौन है, कौन नहीं है, कौन डिप्रेस है, कौन नहीं है, कौन एंग्शियस है, कौन नहीं है. इट्स अ डायग्नोसिस दैट्स बीइंग मेड. हर इंसान के अंदर 2 हाथ 2 पाँव एक नर्वस सिस्टम बैठा हुआ है, यानी हर इंसान के अंदर फाइट फ्लाइट फ्रीज का सर्वाइवल रिस्पॉन्स है. हर इंसान सोता है, हर इंसान उठता है, हर इंसान को खाना खाना है. देयर आर सर्टेन बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज दैट आर देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग. सर्वाइवल इज अ नीड, स्लीप इज अ नीड. ये सब चीजें हमारे हर इंसान के अंदर, स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके हमारे जिस्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, राइट. तो ये जब कोई भी चीज इन चीजों से छेड़छाड़ करती है, यानी कि एवरीवन, हर इंसान के अंदर कैपेसिटी है डायबिटीज में आने की. इसका ये मतलब नहीं है हर इंसान डायबिटिक है, राइट. So even when we are saying these things, our real problem is that we want to diagnose everything, right. जब हम ये चीज करते हैं ना कि हम डायग्नोज की तरफ जाते हैं, हम इस वजह से जाते हैं कि हमें सर्टेनिटी हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है. People want a diagnosis because they want to know what is happening to them so that they can find out how to fix themselves, right. The mindset that we are broken is the challenge, right. Because trauma informed बनने में या trauma को समझने में हमें ये नजरिया बदलना है कि भाई अगर मेरा जिस्म मुस्तकिल फाइट फ्लाइट लड़ाई या बेचैनी में जा रहा है, तो उसके साथ कोई गलत चीज नहीं हो रही, वो किसी वाकये से डील कर रहा है, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, राइट. तो हम लोगों का जो नजरिया है इस चीज को देखना, वो एक डायग्नोस्टिक, जो एक मेडिकल मॉडल है, नजरिए से है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले उस नजरिए को चेंज करें, ताकि हम जब देखें कि यार क्या हर इंसान के अंदर स्ट्रेस से डील करने की तरीके दिए हुए, बिल्कुल दिए हुए. जब इंसान स्ट्रेस में बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है तो क्या वो फंस जाता है? बिल्कुल फंस जाता है. क्या उसको ट्रॉमेटिक सिम्टम्स आ सकते हैं उसकी वजह से? बिल्कुल आ सकते हैं. क्या वो परमानेंट होते हैं? जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर वो काबिलियत होती है उसको री रेगुलेट करने की, चीजों से बाहर निकलने की. यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी लव वन को लूज किया है, तो ये हर इंसान के अंदर गम आएगा, राइट. हर इंसान के अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ टाइम फ्रेम लग सकता है.
कुछ लोग जो हैं उस गम को क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं तो थोड़े आसानी से डील कर सकेंगे. सिमिलरली हम लोग कुछ लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो थोड़े से और मुश्किल तरीके से डील करेंगे. तो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हो तो वो एक जजमेंट नहीं बनती. लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि यार क्या हर इंसान ट्रॉमेटाइज्ड है? नहीं. क्या वो हो सकता है? क्या उसके अंदर वो कैफियत है? हाँ. क्या वो बुरी चीज है? नहीं. Right? It's like the flu is a good thing because, or fever is a good thing because it's fighting infection. Yeah. Right? My symptoms of my traumatic stress are a good thing because it's me protecting myself from it happening again. Yeah. So it's more of, like just accepting it and not. And obviously यहाँ पे Yeah. थोड़ा सा fear भी हो सकता है, but before going into that, I think keeping that target audience in mind, how is it possible to differentiate कि ये एक regular stress response है और ये एक trauma response है, and also what are some of the trauma symptoms? Okay. So for example, अगर आप ज़हनी तौर पे सोचें black and white thinking, यानी कि या ये या वो. सही है. अगर आप यानी आपका दिमाग पहले शिफ्ट होता है ज़हनी तौर पे. सही है. आपका बॉडी जो है वो न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस को भी खतरे से देखता है. यानी कि कोई शख्स न्यूट्रली बात कर रहा है तब भी आपको ऐसा लग रहा है यार गलत बात कर रहा है. वो भी हो सकता है. कान की सुनने की सलाहियत बंद हो जाना, लफ्जों का एक्सप्रेशन बंद हो जाना. यानी इट्स बेटर टू से आई डोंट नो देन टू थिंक. राइट. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत होगा कि अगर कोई बंदा किसी से सवाल पूछे तो यू गेट टू आस्क राइट, सामने से जवाब आएगा आई डोंट नो. राइट. आई डोंट नो. So that's also like दिमाग का evaluation सही किया है गलत किया है. Instant gratification. मुझे अभी ने इसी वक्त इस चीज का हल चाहिए. अभी आज. Now where is it? Like that's the brain that is wanting to solve the problem so it doesn't have to stay in the pain. Right? मुस्तकिल radar खुला रखना, alert रहना, रात में नींद नहीं आना, IBS symptoms, all of that stuff kind of comes into this. Obviously, high level of अगर आपके पास traumatic stress होता है तो आपके जितने भी autoimmune diseases हैं वहाँ से आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा factor है. Specifically, the most important thing is कि आपका जिस्म के अंदर fight flight survival में रहने की आदत लग जाना. यानी कि या तो आप fight में हो मुस्तकिल, या flight में हो या freeze में हो. और वहां पे जब आप फंस जाते हो तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है. यानी कि आप फाइट से और फ्रीज से सर्वाइवल से निकल ही नहीं पा रहे. नॉट बिकॉज कोई एक्टिव स्ट्रेस है बट बिकॉज आपके पास में आपके बॉडी ने इतनी चीजों से गुजरा है तो उसको लगता है कि भाई रहने में ज्यादा अक्लमंदी है बनिस्बत निकल जाने में, बिकॉज सेफ्टी कहाँ था. So हम क्या अपने trauma response में shift करते रहते हैं? Like sometimes it's flight, sometimes do we have like a default? Like क्या हर किसी का एक default trauma response है और वो default में भी होगा, but sometimes वो अपने आप को surprise कर देगा. और ये मैं बहुत personal मैं content नहीं share कर रही हूँ, but this is something that जो कि recently मेरे साथ हो रहा है कि normally I have like flight, you know, but अभी मैं इतने जबरदस्त fight mode में हूँ. Good. And I just like मैं अपने आप को थोड़ा सा सरप्राइज कर रही हूँ कि है तो ये it's coming from I know where it's coming from, but ये रिस्पॉन्स बदल गया. So does it happen? Yes. अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं. एक तो बॉडी खुद डिसाइड करता है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्ट्रेस होता है तो बॉडी सबसे पहले देखेगा मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ नहीं कर सकता. फाइट या फ्लाइट. यानी कि फाइट इज मूव टूवर्ड्स द स्ट्रेस, फ्लाइट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रेस. कुछ कर सकता, अगर उसको लगेगा ना कि वो कुछ नहीं कर सकता, फ्रीज. राइट. और वो ये चीजें होती हैं. यानी कि इमेजिन करें अचानक से यहाँ पे बेर आ गया. हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग का बॉडी या तो पैनिक में जाएगा, दूर भागेगा क्योंकि उसको लगेगा कि यहाँ पे स्पेस है हम भाग सकते हैं. अगर कमरा छोटा होता है बेर आ जाता हम लोग प्ले डेड, फ्रीज रिस्पॉन्स, रियली कोलैप्स. इट्स रियली विदाउट थिंकिंग. हम चेंज कब करते हैं? जब हमारे पास नए रिसोर्सेज आते हैं, जब हमारे बॉडी को लगता है कि अच्छा हाँ यार अब ये शायद कॉन्शियसली भी हो सकता है और अनकॉन्शियसली भी हो सकता है. उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार अब मेरे पास सपोर्ट है, अब मेरे पास रिसोर्सेज हैं, अब मैंने कोई नई चीज सीखी जिससे मेरे अपने बारे में मेरा नजरिया बदला. अब मैं बेबस नहीं हूँ, अब मैं ताकतवर हूँ, अब मेरे पास वो जबान आ गई है, रिसोर्सेज आ गए हैं. वो इंसान की लर्निंग्स एक्सपीरियंसेस के थ्रू आते रहते हैं और उससे उसका सर्वाइवल से निकलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. और हम लोग यही सिखाते हैं कि जो असली हल है सही है वो अपने आप को ताकतवर करना है बनिस्बत ये कि मसला कहाँ से आ रहा है. So
Can I look at it as progress? कि अगर मैं बहुत टाइम से अगर मेरा flight response ही था and now I have like changed it and like it might be just like once I've taken one step आगे किसी चीज में Its nervous systems are very flexible. यानी कि हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं. हम लोग ट्रेनिंग में बोलते हैं कि आप इमेजिन करें एक ऐसा वाकया सही है जिसमें आपको गुस्सा आ रहा हो. कोई ऐसी तस्वीर हो आपके दिमाग में, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं पर ऐसी कोई तस्वीर हो जिसमें आप जो है वो किसी पे गुस्सा कर रहे हो या कोई स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस है. आपको आपके जिस्म के अंदर बदलाव नोटिस होगा. जिस सेकंड आप उस तस्वीर को इमेजिन करने लगोगे आपको आपका बॉडी थोड़ा सा स्टिफ होने लगेगा, आपका जॉ क्लेंच होगा, आपके बॉडी के अंदर वो शिफ्ट्स आने लगेंगे. अब हम उस चीज को भूल जाते हैं, तो अचानक से भूल जाते हैं उसको. आपने याद ही नहीं किया. सही है. अब नाउ इमेजिन करें आपका एक खुशगवार वाकया. So you're having like this amazingly blissful moment. You're in this calm, you're having a breath, you're having this relaxation, okay? And you notice your nervous system automatically shift. Okay? That's how quickly it can happen. You can go from going from a very stressful experience and your body actually feeling that stress to a very kind of happy experience and your body actually feeling that happiness and joy. And it's really quickly how the body can shift. It is just about like consent of the mind. कि मैं ये कर सकता हूँ, right? And when you say कि हाँ यार मैंने ये बदला है, before the action, your mind believed it. कि हाँ यार I can try. Yeah, it just reminds me of this morning, and I was like really rushed with my son. और फिर कुछ issues इस तरह के वो जो organizational issues होते हैं, like house help issues and वो it has to happen for some reason. Or at Friday bhi tha, or फिर Jumma and everything. I was just so rushed, and my son, he's 4, and obviously he has a lot of questions and he has a lot of energy, and then I don't have it, and वो बिल्कुल एक बहुत हम एक अजीब सी situation में थे उस time पे, where we both were sort of now irritated. मैं कहा मुझे जाने, and then वो मेरे साथ ही office भी आ गया. मैं कहा तुम मेरे साथ ही चलो, like it was just panic. And then I just took a moment with my son. मैं कहा इसने जाना है घर, और मैं उसमें नहीं हूँ, like mentally I'm very irritated, I'm very like swamped with work और सब कुछ है. मैं कहा Mohammed, let's just like let's breathe. How about we just breathe? And he's 4, so obviously he's like, okay, I'm done, okay, fine. And then like मैंने कहा Mohammed, let's do it, because I think it was more for me than for him. But मैंने कहा नहीं, I think you should also take a moment. It's just too much. Amazing, And it does. And then, we both just sort of just like took a deep breath and we're like, okay, so now you're just going home and Mama is going to stay in the office. And he was like, okay, fine, sure. Have a good day, Mama. Okay. Obviously, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि साइकिल ब्रेकिंग है and you realize कि there is generational trauma and फिर आप you become parents और फिर आपको होता है कि so I'm not going to I'm just trying my best कि मैंने अपने बच्चे को जितना मैं maximum safe रख सकती हूँ and I have to break the cycle. Is it possible, क्योंकि हम पहले क्वांटिफाई करने की भी बात कर रहे थे कि क्या हम ये क्वांटिफाई कर सकते हैं कि किसी का ट्रॉमा ज्यादा होगा, किसी का ट्रॉमा कम होगा. सो इज इट सेफ टू से कि जो साइकिल ब्रेकर पेरेंट्स के बच्चे होंगे, क्या वाकई ऐसा होगा कि दे वुड बी लेस ट्रॉमेटाइज्ड, या अगर जेनरेशनल ट्रॉमा नहीं भी उनको like 100% मिला और पेरेंट्स ने कुछ होल्ड बैक किया, बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट थिंक 100% हम होल्ड बैक कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स से कि द पेरेंट्स रियली ट्राइड और वो नहीं आया, नहीं जनरेशनल ट्रॉमा उस तरह से उन्होंने इनहेरिट किया. सो क्या ये पॉसिबल है कि ये कम ट्रॉमेटाइज्ड होंगे, लाइक इज इट पॉसिबल एज कंपेयर टू किड्स जिनको 100% ट्रॉमा मिला या देयर पेरेंट्स वर नॉट साइकिल ब्रेकर्स? सो I wouldn't say कि वो कम traumatized होंगे या ज़्यादा traumatized होंगे, but उनके पास resources ज़रूर ज़्यादा होंगे, because उनके साथ होगा क्या, life knows, right? Like that's one of the main things कि I have a kid, all I can do is resource him. I can be there with him. I can be standing next to him. I can co-regulate with him exactly how you did as well. I can teach him. I can support him, but I have no idea what is in store in his life. I have no idea. And I hope and pray that it's easier than what mine was, for sure, 100%. But
I don't know, right, whether they will be more traumatized or less traumatized, but I know for a fact that the efforts that the parents put in will definitely help them be more resourced. उनके पास वो accessibility है उस resources की, क्या वो चुने, क्या वो इस्तेमाल करें, क्या वो हो, उनके पास at least वो option है, you know, so they definitely will be more resourced, you know, and that is the most important thing to shift, right? कि rather than seeing कि हम trauma से बच सकते हैं या नहीं बच सकते, because I don't know what life will have in stored, but हम ये जरूर देख सकते हैं कि हम लोग क्या अपने आप को resource कितना कर सकते हैं, right? Because that's the only way out of it. हम अपने आप को कैसे रिसोर्सफुल कर सकते हैं एंड Yeah. क्या ऐसा होता है कि when you're traumatized and it can be, you know, like so in terms of what society call big trauma, and like it is big trauma, and like society accept करती है उसको trauma, ठीक है, और अब आप हर रिलेशनशिप को, हर चीज जो आपके साथ हो रही है उसको अब आप उस लेंस के साथ देख रहे हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक आप उसी लेंस के साथ देख रहे हैं कि मे बी आपका जो किसी भी चीज जो रिस्पॉन्स आया आपका वो इतना डिसप्रोपोर्शनेट है, एंड इट इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू कि इसने तो बस ये बोला लेकिन मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात के ऊपर, या ये मुझे इतना ट्रिगर क्यों कर रहा है. क्या ये पॉसिबल है कि उसका लेंस शिफ्ट हो सके, और वो रिसोर्सेज क्या हैं जो वो इंसान जो कि इससे गुजर रहा है, जिसका ट्रॉमा है, और वो अब हर चीज को उसी लेंस के साथ देख रहा है, कहाँ से स्टार्ट होती है ये जर्नी, ये हीलिंग, ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से होती है? So, अगर कोई शख्स ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजर रहा है या ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजर चुका है, सही है, तो उसके पास दो चीजें होंगी. उसके पास पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होंगे जिसने उसके करंट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को डील किस तरह करना है उसकी आदत डाली होगी. यानी कि जो भी आज का तरीका है मेरे स्ट्रेस से मुझे डील करने का, वो पहली दफा नहीं है. मेरे पास आदतें लगी हुई हैं जो मेरे बचपन से आ रही हैं, जो मैंने इधर देखी हैं, और मैं उन्हीं तरीके से डील करूंगा जिन तरीके से मैं वो करते हुए आया हूँ. फाइट फ्लाइट फ्रीज is a very simplified. It could be other habits also. बात करना नहीं करना, सोशल सपोर्ट लेना नहीं लेना, इन सब चीज़ों की हमारे पास आदतें लगी हुई होती हैं. खासतौर जिस तरह हम अपने बारे में सोचते हैं, राइट, मैं अकेला हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ, मैं किसी से पूछ नहीं सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता. ऑल ऑफ दिस इज हैबिचुअल, राइट. तो हमारा सबसे बड़ा इशू होता है कि जब कोई बंदा किसी भी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजरे, अगर उसको इस चीज से खुद गुजरना है, तो सबसे पहले उसको इसका जायजा लेना होगा कि ये जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ या जो मैं हैबिट्स कर रहा हूँ, वो पहली दफा कर रहा हूँ या इससे मैंने पहले भी किया हुआ है. जब आप अपने आप से एक इवैल्यूएटिव क्वेश्चन पूछते हो, इज इट द फर्स्ट टाइम और हैव आई गॉन थ्रू दिस और हैव आई डन दिस बिफोर, राइट. मेरा दिमाग जो है वो सोचने के मोड में चले जाता है बनिस्बत सर्वाइवल मोड पे. जिस सेकंड वो सोचने और इवैल्यूएशन के ऊपर जाता है, तो मैं एक तरीके से अपना जायजा ले सकता हूँ कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पहले भी करता हुआ आया हूँ, क्या ये आज काम करेगा. और ये बहुत एक मुश्किल चीज होती है, बिकॉज आपका जिस्म बोलेगा हाँ लास्ट टाइम भी तो काम किया था ना, निकल आए थे इस दफा. लाइक ऑब्वियसली आप इतना ओवर्टली शायद बात नहीं कर रहे होगे अपने आप से, लेकिन आप अपने आप को कन्विंस कर रहे होगे कि मेरी आदतें इस दफा भी काम कर जाएंगी क्योंकि मैं सर्वाइव तो हो गया. जरूरी नहीं है कि वो आउटकम उसी लेवल का हो, जरूरी नहीं है कि वो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सिंग या आपकी लाइफ उसी लेवल की हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू A, know more about their habits, right? And also B, have people that they can trust, right? जिनकी शायद वो बात सुन सकें, right? जो उनको एक sort of like जो उनको गाइड कर सकें कि अच्छा देखें, जरूरी नहीं है कि ये जो अभी हैबिट कर रहे हो या लड़ना है या भागना है, शायद काम करे, शायद भागो नहीं इस दफा, right? शायद जो है वो खड़े रहो. What do you need? राइट, खड़े रहने के लिए क्या चीज़ है? क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो बोलेगा मैं तो बेबस हूँ, मैं तो नहीं भाग सकता, मैं तो बात नहीं कर सकता इन लोगों से, मुझे तो भागना ही होगा. आपका दिमाग आपको उन्हीं पुरानी आदतों में ले के रखता है, जिसकी वजह से, क्योंकि उसको ये नहीं परवाह कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह मसला है, क्या इशू है, नहीं, उसको दिमाग और बॉडी को चाहिए बच के रहो. It doesn't care if you're surviving alone in your room. It does not care. It cares you're surviving. Right? He doesn't know कि आपके financial मसले क्या हैं, आपको क्या issue है. वो उस unconsciously, that is not the most important thing. The most important thing is that if you have to be anxious in order to stay alert so that you can be safe, I'll convince you that being anxious is the best thing.
If you think you have to be depressed in order to be safe so that you can be alone in your room, I will convince you that it is the best option and there is nothing worth doing outside. Right? So your own thoughts become a thing that you don't have to usually trust. Right? Your body is doing nothing wrong. It is helping you stay alive. You have to really understand for what it is. कि अच्छा यार ये जो मैं अभी डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ वो एक्चुअली मेरा बॉडी इस हालत में क्योंकि उसको लगता है कि कोई अभी बेबस है, उसको लगता है जेन्युइनली लगता है कि कोई हाल नहीं है. Rather than me doing something, let's me just try to figure out, can I learn something new? That's it. Let me because अभी मेरे पास clearly वो resources नहीं है इन situation से deal करने. Let me learn something new. क्या मेरे अंदर और आपका body आपको उस आदत से निकलने से resist करेगा. It is very important कि ये जो है ना कि हम अपने आप को बदलना अगर आसान होता तो बहुत लोग बदल चुके होते हैं. राइट? अपने आप को बदलना आसान नहीं है, आपका बॉडी आपको रोक के रखता है इस चीज में. सो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, डू यू थिंक हमारी बॉडी हमें वहां तक लीड करती है या इट इज अ डेलिब्रेट डिसीजन? लाइक हाउ मच ऑफ इट इज कि आपकी बॉडी ने अब कह दिया कि बस अब सोचो इस बारे में, या इट्स द अदर वे अराउंड कि अब कि मैंने खुद सोचना है? लाइक कि सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सेल्फ अवेयरनेस तब स्टार्ट होती है जब आपके पास इतना पेन हो जाता है, सही है, कि आप इस सर्टेन लेवल ऑफ अवेयरनेस में अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते. यानी कि सम पीपल आर नेचुरली प्रोन टू finding self-awareness, right? They're learning from a book. They want to, why? Because they want to experience more than what they're already experiencing. There is this dissonance कि यार जो जिस तरीके से मैं इस दुनिया को देख रहा हूँ मुझे वो समझ नहीं आ रहा. There's a discomfort. I want to know more about myself. I am more. उनके अंदर एक insight होती है. That's one way of, I hope that's the way that most people kind of get there, right? Some people go through it when they think that अच्छा something has to change. Something has to change. What is it? And उस journey के अंदर they go into it as well. You know, so it is very difficult, and the body will be like the thing that leads the way. यानी कि आपके अंदर जितनी भी self awareness आ जाए जरूरी नहीं change आएगा. Self awareness and change, two very different things. I can be very self aware and still have the same habits. I think I'm just going to give you a very specific example of something that goes on हमारी society में बहुत commonly होता है. एक तो ये concept कि hurt people. Yes. Well, yes. और फिर अगर मैं इसको बहुत स्पेसिफिक करूं कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि शादी होती है और जो बहू है वो एक फैमिली में जा रही है और वहां पर अगर मैं इसको इतना ही लाइक सिनेरियो ये है कि शी इज अ हाउसवाइफ एंड द मदर इन लॉ इज अ हाउसवाइफ एंड द मदर इन लॉ हैज बिन थ्रू हर ओन ट्रॉमास और वो एक सर्टेन उन्होंने लाइफ गुजारी है एंड ऑल द मेन ऑफ द हाउस आर आउट एंड दिस इज यूजुअली मोस्टली द केस. और फिर होता ये है कि उनकी कभी भी बॉन्डिंग नहीं हो पाती. हमारे यहाँ एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है ये कि वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि मदर इन लॉ हैज बीन ट्रॉमेटाइज्ड. और मैं इसके ऊपर बिकॉज आई टॉक अबाउट वुमेन तो मैं बिल्कुल इसमें ब्लेम नहीं करती. आई डू सी इट, आई डू सी द ट्रॉमा एंड इट्स नॉट टू ब्लेम बट जस्ट टू यू नो जस्ट लुकिंग एट इट कि अब वो ट्रॉमा शिफ्ट हो रहा है एंड द मदर इन लॉ इज नॉट अवेयर कि शी इज हर्ट एंड नाउ शी इज हर्टिंग द डॉटर इन लॉ एंड वो अपने ट्रॉमा से ऑपरेट कर रही है. और अब ये साइकिल चल रही है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, शी बिकम्स अ मदर इन लॉ देन डॉटर इन लॉ एंड इट गोज ऑन. अब अगर मैं एक बात कर रही हूँ कि मेरे जहन में एक डॉटर इन लॉ आ रही है, एक बहू आ रही है जो कि कह रही है कि यू नो व्हाट, इनफ ऑफ दिस हैज टू स्टॉप, हर ट्रॉमा एंड आई अंडरस्टैंड यस बट यू नो अब मैं क्या करूं. और उनके साथ एंगेज, अब वो यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर दफा आपके लिए पॉसिबल नहीं है टू बी सेपरेट फ्रॉम दैट पर्सन हु इज सॉर्ट ऑफ ट्रॉमेटाइजिंग यू. ये जो पॉसिबल है कि आपको इतना ट्रॉमेटाइज कर दे कि शायद आपकी भी अवेयरनेस खत्म हो जाए उस ट्रॉमा को लेके, बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच यू कैन यू नो लाइक बी अवेयर एंड फाइट एंड नॉट इंटरनलाइज स्टफ. सो knowing this कि you know like my mother-in-law is coming from a place of trauma and she is traumatized, ये कितना हेल्पफुल है ये कॉन्सेप्ट. अगर मुझे समझ आ रहा है, किसी भी खातून को समझ में आ रहा है, इज इट हेल्पफुल कि उसको लाइक क्या वुड इट हेल्प हर टू जस्ट प्रोटेक्ट herself from being traumatized by the other person? So like empathy is not the substitution for boundaries, right? Like हमारे पास empathy है
कि अच्छा यार मेरी भी ज़िंदगी है, आपकी भी ज़िंदगी है, आप भी किसी ज़िंदगी से गुजरे हो जिसके वजह से आपके रवैये ये हैं। सही, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आपके साथ बाउंड्री नहीं रख सकता। मैं आपके साथ बिल्कुल बाउंड्री रख सकता हूँ, और मैं आपके साथ इस तरीके से बाउंड्री रखूंगा जिसमें मैं आपको मेरी हमदर्दी महसूस हो। यानी कि मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं नाजायज़ कर रहा हूँ अभी आपके साथ, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अभी अपने आप का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि मैं जो हूँ वो इस फैमिली के साथ ज्वाइन कर सकूँ, राइट, इस फैमिली में अपना जगह बना सकूँ। इस तरीके की ज़बान वो होता है ना, इस क्रिटिसाइज की जाती है। Like if someone was to talk like this, they would be saying कि तुम पागल तो नहीं हो गए, right? They will criticize this. Why? Because हमारा cultural norm is traumatized. Cultural norm is या तो you comply, सही है, या तो you don't. There is binary thinking. No other option. या तो आप हमारे system में आओ या नहीं आओ. And the family, because it comes from a place of, especially in those kind of environments, because it comes from a place of cultural stress, cultural trauma, कि हमें किस तरह perceive किया जाएगा, हमें किस तरह conform करना ज़रूरी होता है, खासतौर collectivistic culture के अंदर। collectivistic culture के अंदर क्या होता है कि आपकी safety within the tribe ही होती है। कोई भी बंदा tribe के culture से अलग होगा, tribe पे threat होगा, निकालो उसको। Right, that's the most natural thing. जिसके वजह से पुराने ज़माने में कोई भी बंदा जब दूसरे ट्राइब से आता था तो उसको उसी ट्राइब के नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यूज फॉलो करने होते थे, right? That was the पुराने ज़माने का तरीका. Now in this culture, in this organization where there is collectivistic culture, interdependency is not understood. आप हो, मैं हूँ, हम दोनों मिलके यहाँ आ रहे हैं is not. It's more like या तो आप मेरी सुनो, आप कोई नहीं हो, या तो मैं आपकी सुनूं, मैं कोई नहीं हूँ. It's like either or. Trauma brain again. It is very difficult because जब तक, as long as the person knows कि भाई मेरा empathy नाजायज नहीं है, मैं अपने आप को disempower नहीं करता उसको समझ के कि वो क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, और मैं अपने boundaries भी रख सकता हूँ जायज़ तरीके से, जिससे सामने वाले शख्स को ये महसूस हो, भले वो मानना चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं उसके अपने लहजे में, अपने टोन में ये रख सकता हूँ कि भाई ये मेरे साथ मुझे ऐसा महसूस होता है, गलत हो रहा है, right? और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस तरीके से इसको कुछ मैच कर सकें, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम कुछ और ढूंढते हैं जिससे आप भी सुकून में रहो, हम भी सुकून में रहूँगा। लेकिन इट इज़ नॉट दैट आसान, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम जब आप ये बोलने जाओगे, 95% आप मुझे नहीं समझते, तुम्हें क्या मसला है, they will burst. And to have that calm, it is asking a lot. It's asking a lot, right? It is not that easy, but it is definitely possible, right? Especially it all depends on what the person finds worth it, right? The body will only do what it thinks it is necessary to do. If it feels कि यार नहीं, मैं तो actually में cut लूँ ज़्यादा बेहतर है, it will never resource. It will actually cut a fire. Yeah, actually. और मैं मतलब I'm so happy that you said कि it is definitely possible. Yeah. क्योंकि होता है कि हमारे पास, क्योंकि खवातीन हमारे ऑडियंस आते हैं, they tell us all kind of stories कि क्या हो रहा है उनके, and ऐसा नहीं, हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमारी फैमिली सिस्टम किस तरह से, आई थिंक के a lot has to change कि हम, it's not working, जो हमारी joint families and living together and it's not working. Yes, and it is true कि इतनी suffering है खवातीन की कि they, मतलब I think वो they have lost awareness कि कितनी suffering है, कि जिससे ये बड़ा commonly होता है ना कि तुम इस बात पे तुम मुझसे complain कर रही हो, do you have any idea what happened to me, do you have any idea what my mother-in-law did to me, do you have any idea what my husband did to me, और तुम इसके ऊपर, yes, and so I think it's really hopeful to know that it is definitely possible, because I think this has to go out there. Yes, it is possible. It is absolutely possible. The reason why there is comparison is because even if it's with the right intention, it's done purely to rescue. It's done purely to rescue. It's done either to rescue or to kind of glorify self. There is this whole thing that we have glorified. So I give this example in my training. Do you know Saas Bahu? कहानी घर घर की, you know, 9 p.m. Star Plus, right? 9 p.m. Star Plus, हम लोग टीवी के सामने बैठते थे, my whole family, सही है, and we used to eat food, right? And we used to eat food and we used to watch Tulsi and Parvati and all of those people, right? And these people are the subcontinent archetypes.
Look at Tulsi, look at Parvati, wow, you know, like look at how they self-sacrifice and self-martyr themselves, and wow, you know, it's called codependency. It's called codependency. It's a thing that मैं अपने आप को बेहतर महसूस कराऊंगी, ये अपने चीजों पे फोकस करके नहीं, you help, you tell me I did good, right? Like आप मुझे जितना validate करोगे उतना मैं खुद esteem महसूस करूंगी. That is the culture that we have glorified, right? And that's what we kind of see the world as. Look at my pain, like look at compared, like look how much I have been able to go through. Compare it to like Tulsi, compare it to Parvati. Look at, praise me, praise me. See how much what you're going through is look at what she went through. Right? We have this way of kind of reducing our pain because our pain is not the highest pain. It is a survival response. It's a pure survival response because subcontinent के अंदर जो woman का role बना दिया है, वो it is the martyr. It is like Parvati was the archetype of martyr, right? Like she will do anything for the family. And as long as you don't abide by those values, you're the isolator. अगर आप वो घर को साथ नहीं रखो और हमारे परंपरा को नहीं चलाओ और आप you're not the ideal bahu. That's it, right? And it's culturally acceptable that this is the mold or nothing else. Yeah. और वो ऑब्वियसली वो इंटरनलाइज भी हुआ है ना, जैसे कि अब ज्यादातर खवातीन दे डोंट चूज टू फाइट, सो वो इंटरनलाइज कर लेते कि हाँ यू नो व्हाट, अगर मैंने इस फैमिली में रहना है तो ये तो पेन है, ये तो कॉम्प्रोमाइज है, ये तो करना ही होगा, बिकॉज एंड ऑब्वियसली नाउ दे हैव टेकन अप, लाइक अब वो ट्रॉमा, अब वो उसका भी अपना आ गया. एंड ऑल्सो लेटली, और अभी आज भी हम ये बात भी कर रहे थे कि जो एक डिस्कनेक्ट है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो बॉडी जनरेट कर रही है और साइकोलॉजी का विद द इमोशन, लाइक बॉडी का कनेक्शन विद स्ट्रेस इमोशंस के साथ, कि कितना इस यानी ये कॉन्वर्सेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि इतने कॉमनली बता रहे होते हैं. लाइक मुझे सुन के समटाइम्स हो रहा होता है कि यू नो कि यार खैर सुन के किसी और का क्या, मेरा अपना भी इसी तरह का ही है कि यू नो लाइक समबडी वाज जस्ट सेइंग कि जब मैं घर जाती हूँ तो मेरा ना गला बंद होना शुरू हो जाता है, एंड आई थिंक समथिंग इन द एयर. अच्छा मुझे लिटरली थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं आया, पहले मैंने बड़ा उससे सोचा, बट देन I looked back and what happened to me was, and I can't believe that I'm giving my example, but you know कितनी जरूरी है, like I'm a health professional, I'm a pharmacist, and I know I have like an in-depth understanding of how the nervous system works, you know, I know it. And so my father passed away, and I was very, very strong. I was a teenager, and I was, you know, like, क्या strength है, अपनी life resume की है, कोई dramatic नहीं ना, you know, like how strong. And I was strong for a decade. लेकिन asthma हो गया develop. पता नहीं क्या हो रहा है. It's the allergy, climate change. I moved to Lahore, maybe that. So सब कुछ है, लेकिन कभी रियलाइज ही नहीं किया कि नो डूड इट्स नॉट द एयर, क्योंकि एयर तो सबके है ना, तो सबको तो नहीं हुआ है, एज़मा सिर्फ आपको हुआ है. एंड देन आई कुड नॉट, लाइक अभी मैं जब भी रेट्रोस्पेक्ट में सोचती हूँ मुझे यकीन नहीं आता, आई कुड नॉट सी इट. Like if I could not see it, and then there is something कि शायद आपकी अपनी कोई clarity fog up हो जाती है when you are going through a trauma, or maybe you know you're holding on to grief, or you have not, you know, like इतना emotional stress है. And that's why I think मेरी जो driving force है ना for this conversation, what might be, you know, some personal interest as well, but I really feel कि ये जो connection है ना, like there is a reason कि जो कि आपका ये सांस नहीं आ रही, there is a reason कि कहीं पे दर्द होना शुरू हो जाता है, there is a reason कि you know there is this person that walks in the room and it causes you some physiological pain. And like how can we establish this disconnect? By talking about it, right? By making this common कि जरूरी नहीं है कि जो आपका physical health है सही है, उसका आपका उसका outcome आपके blood test के साथ है, right? आप कितने लोग हैं जो लोग blood test करवाते हैं, जाके अपने reports करवा रहे हैं, reports आ रहे हैं normal, लेकिन अपने mental health और अपने stress, अपने physiological stress को नहीं deal करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जहनी तौर का mental stress से उनका link होता है टॉक, बात, जहन. मेरा जहन तो सही है, मेरी चीजें तो सही है. उनको ये
लिंक नहीं होता कि आपका जो जहन है, आपका वो नर्वस सिस्टम आपके स्पाइनल कॉर्ड से भी जुड़ा हुआ है और आपके नर्व एंडिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो जितने भी आपके ऑटो इम्यून एंड इवन सोमैटिक रिस्पॉन्सेस, जो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स होते हैं, वो सब की वजह ही यही है कि आपके पास स्टोर्ड स्ट्रेस इन द बॉडी है। बेसिल वैंडरकॉफ की बुक बॉडी कीप्स द स्कोर, उसमें लिखा हुआ है, सही है कि भाई आपका जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अगर वो आपके बॉडी ने उसको प्रोसेस, यानी कि आपने बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो आपके बॉडी के अंदर जमे हुए हैं और कभी ना कभी वो आपके फिजिकल हेल्थ को असर करेंगे। आप ब्लड टेस्ट करवाओगे, उसका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। आप 3-4 दफा ब्लड टेस्ट करवा लो, रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस है उसको डील करना है, किसी और चीज को डील नहीं करना। और अब तो जो टेक्निक्स आ गई हैं, तो इट्स नॉट इवन लॉन्ग टर्म वर्क, इट्स नॉट समवन दैट यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल योर ट्रॉमास टू, यू डोंट इवन हैव टू डू दैट। द वर्क इज अबाउट द बॉडी, इट हैज नथिंग टू डू विथ कहानी क्या थी, किस वक्त हुआ, कब हुआ, कहाँ से आए, क्या हुआ, नथिंग। ऑल ऑफ दैट अवेयरनेस इज ओनली व्हेन यू आर सेफ. Be safe, and then only when it happens. And I think this is where trauma-informed therapy and what you are doing at TRWC, I think this is where that comes in. And before you tell me everything about TRWC, although मैं बहुत directly भी पूछ सकती हूँ, but I am rather taking a poetic approach to this question. Okay. So how did you find this life that you are living currently? So I come from, so I did, the whole journey is because I went to my own personal journey. That's the main reason. I did not go into trauma work. I first went into addiction work. That's the first direction of the work that I went into. And I was very lucky. I got to meet a lot of good trainers and mentors along the way. They have really guided me. मतलब मेरी जितनी भी, मतलब I think शुरू से जितनी भी जर्नी रही है, आप इमेजिन कर सकती हैं, मेरा नाम ऑनली है, तो मेरा बचपन किस तरह का होगा, right? With either bullying or with all of these other experiences. मतलब मेरी जिंदगी में बहुत सारी different चीजें हुई हैं. I have dyslexia. There was a lot of मतलब challenges जो मेरी जिंदगी में आए. तो by default therapy में तो जाना बनता था, right? क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था और therapy में तो जाना ही जाना है. अब therapy में जब गए तो मुझे रियलाइज हुआ, आई वॉज लकी, मुझे एक जॉब मिला इन अ रिहैब. आई वेंट लंदन, वहाँ से मैंने सीखा कि यार एडिक्शन जो होता है वो मसला नहीं है, यानी कि जो नशा आप कर रहे हो वो मसला नहीं है, नशा जो है वो मसले का हल है, सही है. और जो किस मसले का हल है उसको ढूंढना है. और वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि नशे और ट्रॉमा का लिंक होता है. आई वाज लाइक अच्छा ये लिंक है. तो उसके बाद से मेरे कान खुल गए. आई बीन अ थेरेपिस्ट फॉर 10 years नाउ. उसके बाद से आई वाज लाइक अच्छा ट्रॉमा पे बात करते हैं, ट्रॉमा को ढूंढते हैं, ट्रॉमा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं. फिर आपने गूगल करना शुरू किया, फिर आपको सारे लोग मिले, बेसिल वैंडरकॉफ मिला, बॉडी कीप्स द स्कोर की किताब पढ़ी, गबोर मार्टे मिला, फिर किताब पढ़ी, फिर आपने जो है वो कौन है, डेविड परसेली मिला, टीआरई वहां से आया, सही है. तो डिफरेंट चीजों का आप देखने गया और एक मैसेज इन सब लोगों ने बोला कि ट्रॉमा जो है वो कहानी नहीं है, ट्रॉमा आपके बॉडी में स्टोर्ड है. ट्रॉमा की ट्रीटमेंट जो है वो कहानी नहीं हो सकती, ट्रॉमा की ट्रीटमेंट भी सोमैटिक होगी ताकि उसका फायदा हो सके. आई वाज लाइक ओके, यहाँ पे तो मैं थेरेपी इतने अरसे से करवा रहा हूँ, मैं तो ये सब बातें और अवेयरनेस तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन मेरी आदतें तो बदल नहीं रही हैं. तो ओके, लेट मी फाइंड सोमैटिक ट्रीटमेंट. I was like, where is it? Like, where do I find it? Like, कहाँ है, कहाँ ढूंढूं, कौन सा सेंटर, कहाँ जाऊं? Nothing. I was like, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है? Flooding. राइट, यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है? आपके साथ ट्रॉमा हुआ है, कोई हादसा हुआ है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, आप उसके बारे में बात करो. अच्छा, आप नहीं बात कर पा रहे, करो बात करना जरूरी है. अच्छा, नहीं बात करोगे तो बाहर नहीं निकलेगा. आप उस वक्त आपके नर्वस सिस्टम को डिसेंसिटाइजेशन, नमिंग, इन सब चीजों के बारे में कोई वो नहीं, राइट. ओवरऑल मतलब बात करो. आई वाज लाइक, क्योंकि मैंने वो सब टॉक थेरेपी ली भी थी, मुझे एक आइडिया था कि ये चीज काम नहीं करने वाली. इसी वजह से मैं गया, पहले मैं थाईलैंड गया, मैंने टीआरई की ट्रेनिंग ली, मैंने दूसरी ट्रेनिंग्स ली, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों को लाना और बात करना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे लोग, आपने खुद सुना बताया, यहाँ पे बहुत ज़बान है, सही है, यहाँ पे बहुत इनकम डिस्पैरिटी का गैप है, यहाँ पे बहुत कल्चरल डिस्पैरिटी है. मतलब जो कल्चरल डाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर आती है वो बहुत ज़्यादा है. आपके एक सर्टेन सेक्ट के मसले, एक सर्टेन फाइनेंशियल क्लास के मसले, दूसरे सर्टेन सेक्ट, दूसरे सर्टेन फाइनेंशियल क्लास के मसले, नॉट पॉसिबल. द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू हाई, यानी कि हर कोई, थेरेपी इज ओनली फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट.
It is not. Absolutely. And traumatic experiences, considering partition, considering fall of Dhaka, considering the riots and everything, a lot of people have gone through. How is this thing going to work? Right? Like, अगर हमारा, for example, future generation है, सही है, तो उसको अगर कोई stressful experience होगा, अगर हम talk therapy afford कर सकते हैं, तो हम उसको भेज देंगे. अगर हम लोग नहीं afford कर सकते, तो क्या? राइट तो वो तो हम लोग फिर एनवायरनमेंट को और ज़्यादा फंसा रहे हैं, जिसकी वजह से बिकॉज देयर वाज अ नीड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ट्रॉमा का ट्रीटमेंट असली में क्या होता है, इससे असली में किस तरह निकलते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को मेन फोर फ्रंट में लाना था, जिसकी वजह से ट्रॉमा रिलीज एंड वेलनेस सेंटर मैंने शुरू किया. So ये 4 साल पहले मैंने शुरू किया. I'll be very honest, a funny story. And I wrote the name Trauma Release and Wellness Center. This is what I want to call it. Niyat. Right? Niyat was Trauma Release and Wellness Center. I was like, इससे ज़्यादा नाम मुझे समझ नहीं आ रहा. Right? And I can't say only counseling services. Too ego. Too much ego. Like, this is nothing to do with my ego. Has to be Trauma Release and Wellness Center. Has to be the Niyat. I was like, okay, niyat karte hain. And I was told कि अच्छा यार देखो, you've named it, because there was no other center that was talking about trauma overtly. People were doing talk therapy. Talk therapy की चीजें हो रही थी, दूसरी चीजें हो रही थी, but other resources were available. But trauma treatment के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था. I was like, okay, let's name it and pray. कि यार, I hope people don't run away. People come. And I got trained in trauma-informed therapy. We were very lucky that we had Arizona Trauma Institute, because didn't have to invent the wheel. Right? Trauma treatment होता क्या है, करते कैसे हैं, कहाँ से आता है, दुनिया में बहुत जगह कर रहे हैं. I just kind of, again, prayed and emailed, help us, guide us. I don't know what I'm doing. I know therapy, but I don't know anything else. And they were like, okay. So they were very helpful in setting it up. तो उनके जितने भी practices हैं, उनके जितने भी techniques हैं, वो हम लोग यहाँ पे लेके आए. हम लोग ने अपने therapist को यहाँ पे train किया. और ये बहुत मुश्किल process है. Trauma treatment के अंदर train होना is like a year-long process. It takes a lot of time because आप खुद झूठ नहीं बोल सकते. Right? Because for example, अगर मेरा body, क्योंकि मेरा body जो है वो सच बोलेगा. मेरा body जो है अगर safe महसूस नहीं करेगा, तो वो को रेगुलेट नहीं कर सकता, वो सुकून में नहीं, वो किसी और सामने वाले शख्स को उस बेचैनी का महसूस होगा. If I was anxious, if I was afraid, everyone's body will be able to pick it up. So you have to do that work, which is not easy. So we brought that culture in कि अच्छा यार ये काम है, इसको करना है, इस तरीके से करना है, इसको इस तरह हमें ट्रीटमेंट करनी है. And it's been 4 years. Right? We were very lucky that people were already aware of it. यानी कि बहुत सारे लोगों को जो like-minded लोग होते हैं ना, उससे फिर हमारी community build होने लग गई कि अच्छा यार trauma informed, okay, available है, this is what it is. अच्छा इसकी training भी हो रही है यहाँ पे. If I want to learn how to do this, I can actually come and learn how to do this. अच्छा, if I want to increase my skill set, not just be trauma informed, but be a somatic therapist also. I can do TRE. I can learn how to do all of those things. So इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा mainstream में आए. इसके 2 फायदे हैं. Number 1, those who don't want to talk about their traumas don't have to. You can get through it without having to narrate your experience. Number 2, आपको एक community मिलती है उन लोगों की जो ये समझते हैं कि traumatic experiences बहुत लोगों के साथ होते हैं, सही है, और therapeutic चीज़ें बहुत होती हैं. How do you bring all of this together? How do you remove the tribalism? कि अच्छा मैंने तो ये किया, ये किया, ये किया. How do you bring all of this together with the purpose of releasing traumatic stress from the body, making treatment accessible, making treatment like short term? Main maqsad hopefully ये है कि in time, as our therapists get better, as the training gets better, as we kind of mature as an organization, the intention is कि हमारी treatment जो cost है वो effective है. It is still expensive, but because it is in a shorter amount of time, more work can happen. It overall becomes less expensive. So that's been the intention, and I think it is not easy, but it's worth doing. Yeah. So there are 2 things. Basically, you're training therapists, and at the same time you're providing therapy. Yes. And so basically, let's say if somebody is watching you right now and they know that there's something going on with their body, so what they do? Like, do they just call TRWC? How do they book the appointment? And what should they expect? Because there is something on कि हम जब
किसी जब अब मेरे जहन में आया कि एक बिल्डिंग है, यहाँ पे मुझे जाना है, एंड लाइक अ पर्सन हु इज यू नो लाइक हु इज स्कैर्ड टू गेट हेल्प एंड आस्क फॉर इट, एंड अब वो उस बिल्डिंग में जा रहा है एंड उसको पता है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और सारे एम्प्लॉइज मुझे देखेंगे, इनको यू नो एंजाइटी एंड एवरीथिंग. सो एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? सो हमारा मेन मकसद है कि हम जब हमें रीच करो, हम कॉल के थ्रू करो, हम सबसे पहले आपकी थेरेपिस्ट से बात करवाते हैं, राइट? सो ऐसा नहीं है कि आपने उस शख्स की जिससे आप मिल रहे हो उसकी आवाज़ नहीं सुनी हो. ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉमा के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है. आपने जितनी चीज़ों को प्रिडिक्टेबल बनाया टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, के देखें आप यहाँ आओगे, ये बिल्डिंग होगी, इसमें हम लोग जो है वो ये थेरेपिस्ट, इसका काम करने का नजरिया ये है. यूजुअली समटाइम्स पीपल कम इन आफ्टर हैविंग डन सम वर्क, यू नो, दे फाउंड like us somewhere and they're like, acha, I've done this treatment, I've done this work for myself, I feel like mujhe iske upar kaam karna hai. They come in. One of the main things we wanted to do was make sure it's not a hospital. It's not a hospital. It's a wellness space. We try to make sure that it's an open setting, right? All the therapists and all the people who are running this space as well, they're all sitting together. There is no alag se waiting area, right? You're coming into a place where you are not bimar. Your body is learning, your body is in survival mode. Our intention is to get you to feel safe and help you to come out of survival mode. That's it. राइट? उसमें एक जर्नी होती है, उस पर स्टेप्स होते हैं. हमारा मकसद है कि हम आपको प्रेडिक्टेबिलिटी दें कि वो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं. जितने अच्छे तरीके से हम उस प्रेडिक्टेबिलिटी को देंगे, उतने अच्छे तरीके से आपका बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी हो सकेगा. जब आपका बॉडी जब भी रेडी होगा तो वो स्टेप लेगा. Right? And that's what our work is. And so our intention is that I hope people come, they visit us, they call us, they ask us, so that if they want to even know more about information, how does this work really? We're here to help. Yeah. And I can vouch for the environment because जब मैं वर्कशॉप के लिए आ रही थी, मुझे पता नहीं था कि ऊपर वाले फ्लोर पे आना है. So मैं बड़े मजे से आई नीचे, I entered the office, मैंने खाली कुर्सी देखी और मैं बड़े मजे से वहाँ पे जा रही हूँ. Are you here for the workshop? ऊपर है. And I felt so embarrassed, but everybody was so okay, you know, like, and I felt so okay. मैं कहा ठीक है, you know, it's not as embarrassing as, you know, I would have felt at any other place. It's a very common thing because people come in and because culturally we're not used to the openness. Culturally we're used to the waiting room. Right? Culturally we're used to कि भाई, where do I have to, there's a section for, we don't call them patients, right? We call them clients. There's a section for clients and there's a section for everyone else. There's already this disparity made. कि भाई ये लोगों से आप बात नहीं कर सकते, सही है, और ये लोग इंतजार कर रहे हैं बेहतर होने के लिए. Not that, man. Not that. Everyone is accessible. They're open. The intention is to create a space where you're not seen as different from anyone else. You know, and hopefully that becomes the norm, right? Because that's what we really want. Because it's about time. Like, ab information accessible hai, open hai. Now it's like I've been very passionate about this thing. But mera is kaam ke upar, I always kind of ask, you know, I should do something else. I should start a marketing agency. That's like my second personal hobby, right? Like I should start a marketing agency. Like, yeah, this work has meaning. This work has meaning. Like obviously you find the meaning in the work you do, but for me this work has a lot of meaning, and I do feel कि ये काम भले जितना मुश्किल हो, it is still worth doing because there is still a culture that we are willing and wanting to change. And a lot of people, as this message is getting across, they're really wanting to be a part of that. You know, people don't want to stay stuck. कोई भी शख्स फंसा हुआ और बेबस नहीं रहना चाहता, right? तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो थेरेपी के थ्रू हो, थेरेप्यूटिक टूल्स के थ्रू हो, मालूमात के थ्रू हो, आप ये चीजें खुद भी कर सकते हो. Question is how, what, you know, and that's what we're really trying to get across. And for clarity, audience के लिए भी talk therapy I think बहुत easily सबको पता होता है कि you know you go to a therapist, you talk about you know whatever it is that you are feeling, but TRE के बारे में नहीं पता. So if you can just explain what TRE is, like alternate है क्या, and if like अगर हम जिसको जितना simplify करके बता सकें कि what to expect, like आप जा रहे therapist के पास, if you're not talking, what are you doing? So what happens is कि हमारे body का एक mechanism होता है. आप कभी आपने बेचैनी में पाँव हिलाया, right? सही है. अब वो गलत चीज नहीं है.
कि क्या होता है, हमारा बॉडी जब ओवरवेल्म होता है तो वो अपने आप को खुद सुकून देने के लिए पाँव हिलाता है, सही। उसका एक मसल होता है सोएस मसल, जिसके वजह से जहां से हमारा फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स होता है। इट्स लाइक लोकेटेड एट माय बॉटम 5 वर्टेब्रेट्स, हिप्स एंड थाइज, यानी कि हमारे ऊपर के हिस्से को नीचे के हिस्से को कनेक्ट करता है। अचानक से मुझे आवाज आती है, मैं जो हूँ वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। दैट्स माय सर्वाइवल मसल, ओके। So what happens in TRE is that we do certain exercises that helps stress out the muscle and it starts to tremor. What the tremor does, अब आपने वो भी देखा होगा कि dog after a shower, it tremors. This is a response that's available for all mammals. हर mammal के अंदर ये होता है। Body tremor करता है, body अपने stored stress को निकालता है। हर इंसान के अंदर है। आपने जब आप पाँव हिला रहे होते हो तब भी होता है। जब आपने बच्चों को भी देखा होगा, जब वो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं तो वो हिलने लगते हैं, राइट। जब वो हिल रहे होते हैं वो उसका नेचुरल तरीका होता है बॉडी को स्ट्रेस निकालने का। लेकिन कल्चरली क्या हो जाता है, हम बोलते हैं नहीं हिलो, बंद करो, नहीं लेग नहीं हिलाओ। हम अपने उस नेचुरल प्रोसेस को रीवायर कर रहे होते हैं। तो टीआरई में क्या होता है कि हम उस प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं और जो भी स्ट्रेस स्टोर्ड होता है उसको हम लोग निकालते हैं। वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट, द बॉडी इज सच एन अमेजिंग थिंग, इट डज व्हाटएवर इट फील्स सेफ टू डू। यानी कि वो उतना ही ट्रेमर करेगा जितना उसको सेफ महसूस होगा, you know, and it helps, it is really easy. The best part is that आप 4 सेशंस में इसको सीख लेते हो। फिर क्या होता है कि अगर आपको एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग टूल, यानी कि अपने आप को जस्ट बेसिकली मैनेज करने के लिए टूल करना है, तो आप घर पे करो, राइट। एंड कभी कभी अगर आपको ऐसा फील होता है कि नो देयर इज स्ट्रेस ट्रॉमा दैट्स स्टोर्ड इन माय बॉडी, मुझे उस चीज को निकालना है, यू हैव अ प्रोवाइडर, you do the provider and you kind of get it done. Yeah. And that's different from somatic work. And what happens there? So somatic, this is a part of somatic. Somatic work is यानी कि आपके बॉडी को समझना कि उसने ट्रॉमा कहाँ स्टोर किया हुआ है, सही, उसको निकालेंगे कैसे। Okay. और ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में होते हैं। लाइक एक पॉइंट पे आई वेंट टू अ हिप्नोस्टिक एंड हिप्नोसिस रियली हेल्प, बिकॉज मैं कि मुझे ना बात करनी है ना मुझे सोचना है, मुझे यू नो जस्ट डू योर थिंग। सो एंड लाइक फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे बात करनी है, like hear me out. And now recently I also experienced TRE, and you know I'm more into like now I also started yoga, and you know like I'm all talked out sort of, you know. So does it also happen कि आपके पास एक client आ रहा है and then you analyze कि you know कि client actually क्या चाह रहा है, like क्या वो बहुत ज्यादा बात करना चाह रहा है, और maybe you know like कि हम उसको दोनों को incorporate कर दें कि maybe there is talk therapy as well and maybe there is TRE as well. And so for example trauma informed के अंदर हम लोग बातें करते हैं, राइट। हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हम बातें किस चीज के ऊपर भी करते हैं, राइट। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट टॉक करता है, सही है, लेकिन उसकी वजह से उनकी वो बॉडी रीएक्टिवेट हो जाती है, री-ट्रॉमेटाइज हो जाती है, तो क्या होता है कि बॉडी उस चीज को री-इन्फोर्स कर रही होती है, सही, क्योंकि वो चाह रही है निकालना, लेकिन क्योंकि जिस्म उस चीज को फंस रहा है दोबारा तो वो दोबारा वहीं जा रहा है, सही है। तो हमारा मकसद है पहले उसको उस वहां जाने से निकालना। तो जब हम बात करते हैं, हम उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उस एक्सपीरियंस के बारे में इस तरीके से बात करते हैं जिसमें हम डायरेक्ट नरेशन नहीं कर रहे होते, हम दूसरी चीजों को फोकस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट अगर मैं थेरेपी में जाता हूँ, ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी में, मेरा थेरेपिस्ट बोलता है, मुझे चाहिए कि मैं उसको बताऊं कि भाई मेरे साथ फॉर एग्जाम्पल बचपन में बुलिंग हुई, ओके, अच्छा बचपन में बुलिंग, अब मेरा दिमाग एक सर्टेन मैसेज, क्योंकि उसको उस चीज की आदत है कि मैं पास में बुलिंग के वजह से बेबस हुआ, मेरा दिमाग उस मैसेज को उसी नजरिए से बताएगा, मेरे साथ गलत हुआ, मैं बेबस हुआ क्योंकि मेरे साथ बुलिंग हुई, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होता है ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी में, हम उस बेबसी पे अगर फोकस करेंगे तो वो मेरा जिस्म ऑलरेडी उस चीज से आदी है, वो चाहता है कि वो ये महसूस करे, उसको आदत है इस चीज को महसूस करने की। मेरा क्लाइंट से सवाल होता है जनरली कि अच्छा आप जब उस बुलिंग से गुजरे तो कौन सी ऐसी चीज थी उस वक्त जिसने आपको बेहतर महसूस करवाया या मैनेज करवाया, क्या चीज थी जिसने आपको उस बुलिंग से निकाल पाया। आप उस मेमोरी की जो तस्वीर है उसको बढ़ा रहे हो कि उसके अंदर सिर्फ एक बेबसी भी नहीं थी। अगर आप मेरे अभी सामने बैठे हुए हो तो इसका मतलब है कि आपने किसी न किसी तरीके से उस बेबसी से गुजर भी गए हो। क्या था वो तरीका?
राइट हमारा मकसद उसके उस फीलिंग्स को उसके उस सोच को डिसरिगार्ड करना नहीं है हमारा मकसद है उसको एक्सपैंड करना एक दफा जब वो एक्सपैंड हो जाता है कि दूसरी चीजें भी थी फिर हम उस बेबसी के पास दोबारा आते हैं और फिर बोलते हैं कि अब आप इस बेबसी को कैसे देखते हो क्या नजरिए से देखते हो क्या चीजें हैं जो अभी भी रह गई हैं ताकि हम पहले रिसोर्स करते हैं क्लाइंट को और फिर वो स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस के बारे में जाते हैं ताकि इंसान फंस नहीं जाए वहां पे और वो उसी चीज को दोबारा से दोहराते ना रहे उसको ये एहसास हो कि वो ऑलरेडी उन चीजों से निकल चुका है क्योंकि वो सामने बैठा हुआ है सही है वो किस तरह से निकला उसको क्वांटिफाई किस तरह करते हैं वो चीजें क्या थी जिससे वो एक्चुअली निकला क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट्स थे जब हम उन चीजों पे फोकस करते हैं तब जाके हम उस इमोशनल रेगुलेशन सेफ्टी ये सब चीजों पे पहले आके फिर उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हैं बगैर री-ट्रॉमेटाइज हुए हुए एंड दैट्स द प्रोसेस एंड होपफुली व्हाट द थेरेपिस्ट डज इज दैट दे टेल यू अबाउट द सिस्टम and it's very conversational. It's not meant to be just a therapist. It's not meant to be just a client. It's really coming together and making it into a way that it is as safe as possible. And that's the way it works. And how receptive have people been in Karachi? Because that's where you have started. Yeah, that's where TRWC is. Yeah. So they have been very receptive, right? So people have been very receptive. The therapists have been receptive, right? Because it is very difficult to become a trauma-informed therapist, right? Because it's not just because therapists are humans, right? They're from Karachi, so they themselves have their experiences. So they have been on a journey and developing as therapists. So have I. The clients have been in that process as well, and it's very important to have that sense of यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं एंड हमारा मकसद उनको इंशाल्लाह as we grow as a center is to provide excellence in trauma treatment. It is the main thing that it's not just कि हम लोग बेहतर हों अच्छे हों we want to be a place which is international standard कि कोई भी आए उनको कोई भी हमारे principles SOPs इन सब चीज़ों से मसले नहीं हम लोग मतलब चाहते हैं कि चीज़ें by the book हों चीज़ें by clean हो क्योंकि यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पे हम लोगों ने एरिज़ोना को अप्रोच ही इसी वजह से किया ताकि वो हमें गाइडलाइंस दे दे कि भाई आप हमारे साथ काम करना चाहते हो आपको ये सब करना होगा डन आप हमें बताओगे क्या क्या करना है बिकॉज हमारा मकसद ही ये है कि भाई हम बाय द बुक करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि चीज़ें सही हो हम टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी चाहते हैं कि हम एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रैक्टिस करें and that's what we've been trying to do and it's been a learning curve not just, I was a therapist I'll be very honest मेरा एक ही शौक था therapy करने का after all of the experiences I've gone through all I wanted to do was become a therapist I don't know where the center came in right because running a center is a different job completely different job and the intention was मेरा मकसद ये है कि now I know that this is information that's translatable. There are more trauma-informed therapists abhi Karachi ke andar, Islamabad ke andar, Lahore ke andar than they've ever been before. Right? I really want ke wo khud us cheez ko aage badhaye. More people get to reach, more wo cheez spread ho, taaki your body gets to feel safe. That's the end goal. Yeah. Wow, so I can really go on, but I'm also mindful that you have to be somewhere at 4:30. Although maybe another podcast के हमारे पास वैसे ही male therapist बहुत कम है, and then you are not just a male therapist, you also you wanted to be a therapist, and I really feel that this should be another podcast. Yes. Yeah. Globally, 80% of the mental health population is women, 20% is men. पाकिस्तान के अंदर तो और भी कम है right because psychology को financially viable field नहीं समझा जाता सही है psychology को होता ना not charity but like generosity or overall if you're helping people then you have to be an NGO that is the mindset it's our job right it's our job we have to be responsible for our ethical practice we cannot mix के फाइनेंशियल गोल्स और आपके जो सर्विस ओरिएंटेड गोल्स हैं उनको आप मिक्स नहीं कर सकते आपका मेन रीजन ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ओरिएंटेड है यू हैव टू हेल्प and make sure you're doing ethical practice those are the main things and my intention of running the center is to kind of show men as well that this is a viable option if you become a psychologist you can have a living and help people and work in a place that you feel is ethical and has international standards and
I really want to change this whole mindset कि यार साइकोलॉजी में तो सिर्फ औरतें हैं, लेडीज हैं, इसी वजह से हम लोग जो है वो हमें इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, like Yes. yeah. It's hopefully one day. Culture change के लिए तो बहुत चीजें करनी है, but Yes, I have my days where I'm really optimistic, and then I have my days where I'm like really like pessimist. Yes. But today I'm like really hopeful. Yes, I'm hoping. And maybe it's जो मैंने जो deep breathing किया अपने बेटे के साथ, maybe it's that. But so this was a hopeful conversation and very insightful. And thank you so much. No worries. And not just for coming in, but for the work that you are doing. And it's like this conversation was very important, and I really hope that we can like have more of these. Absolutely. Thank you for having me. Thank you so much. No worries. Take care.